आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक में ये प्रिंसिपल क्या था, इसका क्या थीम था, और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस प्रिंसिपल की वजह से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और ये कितना वैलिड था। ये तमाम चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर डिस्कस करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर डिलीवर किया था उसको थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने मैम आपकी स्क्रीन भी शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही। यस मैम अब ठीक है। चले ठीक है, तो आज का अब मुझे नहीं हो रही। जी ठीक हो गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने से पहले हम जो अपना थोड़ा लास्ट लेक्चर है उसको रिवाइव कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अब जो है ड्यूल नेचर का नाम क्या है, देखें उसके नाम से ही पता चल रहा है कि देयर इज टू काइंड ऑफ नेचर। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, इसका जो थीम है वो क्या है कि एवरी मैटर हैज टू काइंड ऑफ नेचर। सबसे पहले जो डिबेट चल रही थी वो हमारे पास लाइट पे डिबेट थी कि जो लाइट है उसकी ड्यूल नेचर है, यानी कि लाइट कैन एक्ट एज वेव एज वेल एज लाइट कैन एक्ट एज पार्टिकल। ये जो था उसका बेसिक जो थीम था लाइट के बारे में था, और ये बहुत लंबी डिबेट थी। यहाँ पे जो हमारे पास क्रिश्चियन थे, हाइजन क्रिश्चियन थे, उनका मानना ये था कि जो लाइट है वो है ए वेव, लेकिन जो आइंस्टाइन के थे उनका मानना ये था कि जो लाइट है वो एक्ट करती है एज पार्टिकल। तो ये एक बहुत लंबी डिबेट काफ़ी अरसे से चलती रही थी, और इसके ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क है जिन्होंने डिफरेंट फिनोमिनाज परफॉर्म किए और ये बात को प्रूव किया कि व्हील के लाइट जो सी है वो वेव भी है एज वेल एज पार्टिकल भी है। अगर हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो देखें लाइट के फिनोमिनाज होते हैं लाइक इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन। ये वो तमाम फिनोमिनाज हैं जो लाइट तब परफॉर्म करती है जब वो बिहेव करती है एज अ वेव। ठीक है, इसके बाद अगर हम फिनोमिनाज की बात करें लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये वो तमाम फिनोमिनाज हैं जो लाइट तब परफॉर्म करती है जब वो प्रेजेंट होती है इन दी फॉर्म ऑफ पार्टिकल। अब जब वेव की बात होती है तो ये जो फिनोमिनाज हैं ये कब होते हैं, जब वेव इंटरेक्ट करती है एक दूसरी वेव से। ठीक है, जैसे डाइफ्रैक्शन है, जैसे इंटरफेरेंस है, इनकी डेफिनेशन से ही हमें पता चल जाता है कि एक वेव ने ये परफॉर्म कब करना है, जब वेव का वेव से ही इंटरेक्शन है। जब वेव का किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है, हमारे पास पेयर प्रोडक्शन या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिनाज होते हैं, और वहां पे जो लाइट है वो एक्ट करती है एज पार्टिकल। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ और फिनोमिनल होते हैं लाइट्स के, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो फिनोमिनाज हैं लाइट के ये डिपेंड करते हैं उसकी नेचर पे, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ वेव यू आर यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन। तो ये बहुत लंबी डिबेट थी जिस इसने लाइट के ऊपर कॉन्स्पिरेंसी थी कि लाइट बिहेव करती है पार्टिकल की तरह या वेव की तरह। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन फिनोमिनास को डिस्कवर्ड किया, और ये बात अल्टरनेटिवली प्रूव होगी कि जो लाइट है वो वेव की तरह भी एक्ट करती है, और ये हमारे पास पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है। देन एक साइंटिस्ट, मैम एक वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंस है? देखें जो वेव है, ठीक है, वो हमेशा एक मैटर तब शो करता है जब वो इन स्टेट ऑफ मोशन होता है। ठीक है, वेव मतलब ट्रेवलिंग, और एक जो पार्टिकल है वो किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जब वो रेस्ट पे होता है। ये बात हमें डी ब्रोगले ने बहुत क्लियरली वे में बताई थी।
डी ब्रोगले का ये मानना था, उसने ये कहा कि अगर आप, ठीक है हम ये बात एडमिट करते हैं, फिनोमिना से भी हमें पता चल गया कि जो लाइट है वो बिहेव करती है वेव की तरह भी, यानी कि जब वो ट्रेवल कर रही है तो वो वेव की फॉर्म में करेगी। ठीक है, वेव क्या होता है, जैसे वेव लेंथ, एक ट्रेवलिंग मोशन जो होती है किसी भी मैटर की, वो वेव है। लेकिन अगर वो किसी रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो वहां पे वो बिहेव करता है एज ए पार्टिकल। तो यस ये मैम, तो आप इधर बात कर रही थी कि लाइट जो है वो एज अ वेव भी पार्टिकल भी है, तो एक वक्त में या तो वो वेव होगी या वो पार्टिकल होगी, क्योंकि लाइट, बेशक लाइट जो है वो या बिल्कुल तो वो रेस्ट में रहेगी या वो मूव करेगी। तो बिल्कुल, एक टाइम में दोनों चीजें तो नहीं शो कर सकती कि वेव भी शो करे और वो पार्टिकल भी शो करे। यही आज का जो ये हमारा बात। टॉपिक है ना, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये इस चीज को ही क्लैरिफाई करता है। आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन उसकी नेचर तो है ना, किसी टाइम पे वो वेव की तरह बिहेव करता है, किसी टाइम पे वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जैसे हमने जो एक्सपेरिमेंट कल देखे थे, जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें देखें जो इलेक्ट्रॉन है, अब हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इज इट? लेकिन जर्मर और डेविसन के एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव करते हैं एज अ वेव। जब भी बात वेव की आती है हमारे जहन में ये आएगा कि अगर वेव है तो वेव की क्या प्रॉपर्टीज है, वेव इंटरफेरेंस शो करेगी, वेव डायफ्रैक्शन शो करेगी, यही प्रॉपर्टीज है ना। अगर आपने ये देखना है कि आइदर ये जो आपके पास मटेरियल है इसके अंदर वेव की प्रॉपर्टी है या नहीं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर अगर लाइट फॉल होती है और अगर उसने कोई डायफ्रैक्शन की है तो डेफिनेटली उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, वह इंटरफेरेंस होगी, डायफ्रैक्शन होगी। लेकिन अगर ये कोई फिनोमिनाज नहीं होते तो इसका मतलब होता है कि उसके पास यहाँ पे वेव की प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो लाइट है उसने वेव की, लाइट वेव तो है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लाइट कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये तो हमें पहले से ही पता है। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि लाइट आल्सो एक्ट एज अ पार्टिकल, और वो बात हमें किसने बताई थी, वो हमें मैक्स प्लांक्स ने बताई थी। ठीक है, हम पहले यही कंसीडर करते थे कि जो लाइट है वो कंटिन्यूसली इमिट होती थी, लेकिन मैक्स प्लांक्स ने ये कहा था कि नो, light is not emitted in continuously form, rather it can convert, it can emit in discontinuous form। ठीक है, अब जब वो डिसकॉन्टिन्यूशन की बात आती है तो वो जब वो डिसकॉन्टिन्यू होता है तो वहां पे एक चंक बनता है, वहां पे एक पार्टिकल बनता है जिसको उसने फोटॉन का नाम दिया था। ठीक है, तो ये जो मैक्स प्लांक्स की जो थ्योरी थी उसने ये साबित किया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और ये बात जो बाकी फैक्ट है, लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी वेव को आपस में सम अप करो तो वह इंटरफेरेंस का फिनोमिना शो करती है। अगर आप लाइट के रास्ते में कोई चीज रख देते हो तो लाइट वहां से अपना रास्ता इन्वर्ट कर लेती है, मोड़ देती है। तो इससे ये भी बात साबित हो रही थी कि जो लाइट है वो किस तरह बिहेव करती है, वेव की तरह। तो अल्टरनेटिवली ये चीजें प्रूव वर्क के साथ होती रही थी। लेकिन डी ब्रोगले ने ये सोचा था, उसने ये कहा, हम ये कहते हैं कि जो लाइट है जो हमारे पास है कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि जो पार्टिकल है उसको लाइट की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट होना चाहिए ना। अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो पार्टिकल को भी चाहिए कि वो वेव की तरह बिहेव करे। ये जो हाइपोथेसिस था ये हमें डी ब्रोगले ने रिप्रेजेंट किया था, और डी ब्रोगले ने आइंस्टाइन इक्वेशन यानी कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्र, और जो प्लांक्स इक्वेशन है H इज इक्वल टू एच एफ, बाई यूजिंग बोथ इक्वेशन उसने एक रिलेशन ड्राइव किया था जो हमारे पास था कि लैम्डा वेवलेंथ इक्वल है H ओवर एम वी। एम वी हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम, यानी कि उसने एक रिलेशन ड्राइव कर दिया था वेवलेंथ में और मैस स्पीड में या उसके मोमेंटम में। फिर डी ब्रोगले ने ये बात तो इस रिलेशन से ये प्रूव हो रही थी कि एवरी मैटर आइदर वट एवर इट्स मैथ इट्स हैव एसोसिएटेड वेवलेंथ। ठीक है, लेकिन फिर हमने कल यहाँ पे एक एग्जांपल से ये भी देखा था कि वेवलेंथ और जो हमारा मैस है, ठीक है, मैस और स्पीड है, उनके दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। यानी कि अगर आप कोई ऐसा पार्टिकल लें जिसका जो
मैस है वो बहुत कम है, तो डेफिनेटली इट हैज सम डोमिनेंट एसोसिएटेड वेवलेंथ, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोई आप एक ऐसी बॉडी कंसिडर करते हैं जिसका मैस बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, वहां पे जो उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो बहुत कम है। और ये बात हमें डी ब्रोगले की इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी से बात पता चल जाती है। ठीक है, अब डी ब्रोगले का कहना ये है कि जो मैटर्स हैं वो क्या करती हैं, वो उनकी दो नेचर है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, तो देखें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे साथ भी हमारे पे हम भी अट्रैक्ट करेंगे एज अ वेव, लेकिन हम लोग क्यों नहीं, हमारी एसोसिएटेड वेव का पता चलता, बिकॉज वी आर हैविंग अ वेरी लार्ज मैस। तो जिस चीज का जितना ज्यादा मैस होता है उसकी जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है वो उतनी ही कम होती है। हम बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक सब एटॉमिक लेवल्स पे, वहां पे जो एसोसिएटेड वेव होती है पार्टिकल के साथ वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है। जैसे इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इन केस ऑफ फोटोन, इवन इन केस ऑफ प्रोटॉन, तो वो बहुत बहुत माइनर पार्टिकल है। हम कहते हैं कि हम एक डॉट लगाते हैं, उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम है, और एक एटम के अंदर फर्दर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो फिर आप देखें कि वो कितना उनका मैस होगा, वो कितना ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो वो इस वजह से जो उनकी जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, और ये डी ब्रोगले ने ये बात क्लियर की थी। इसके अंदर हम लोगों ने एक एग्जांपल भी कोट की थी। उसके अलावा मैं कुछ और एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें आपने उसका डाटा पुट करके ये बात प्रूव करनी है, क्योंकि ये जो है हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डी ब्रोगली इक्वेशंस के हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे बस आपको जो पता होना चाहिए वो आपको ये पता होना चाहिए, जो मेन थीम है कि किसी चीज का मैस जितना ज्यादा होता है उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात है, अगर आपके पास दो तरह के मटेरियल है, दोनों के मैस सेम है, ठीक है, और वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उनकी एसोसिएटिव वेवलेंथ भी सेम होती है, although what kind of both material। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक 50 ग्राम का एक पिबल है, ठीक है, कोई पत्थर है, और एक आपके पास 50 ग्राम का कोई टोमेटो है, तो आप देखिए टोमेटो की नेचर सॉफ्ट है, पिबल एक सख्त हार्ड चीज है, लेकिन दोनों का जो मैस है वो 50 ग्राम ही है, और उनकी जो अगर वो दोनों एक स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उनकी एसोसिएटिव वेवलेंथ सेम होगी। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डी ब्रोगले के, ये कल भी हमने डिस्कस किए थे, आपके साथ मैंने पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है, उसके अंदर ये मजीद लिखा है, आप उसको पढ़िएगा, जो समझ ना आई तो उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। कल जो हमने एक और बात देखी थी वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, एक हमने जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट देखा था, और एक हम लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था। इन एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइव कर देती हूँ। जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये जर्मर और डेविसन ने जो डी ब्रोगले का वर्क था, इन्होंने उसको मजीद सर्टिफिकेशन दिया है, उसको मजीद अप्रूव किया था। डी ब्रोगले का जो कंसेप्ट था कि जो पार्टिकल हैं वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं, ये डी ब्रोगले ने बताया था। आल तो हमें पता है कि वेव भी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, लेकिन डी ब्रोगले की ये थिंकिंग थी कि जो अगर वेव पार्टिकल की तरह मूव कर रहे हैं तो पार्टिकल्स को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। तो जर्मर एंड डेविसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन बीम को जब फॉल करवाया था निकल क्रिस्टल के ऊपर, अगर मेरे पास वो स्लाइड हो, वेट अ सेकंड। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कहाँ गया, दिस वन। ठीक है, तो जो जर्मर और डेविसन का एक्सपेरिमेंट था, इन दोनों को भी बाद में नोबेल प्राइज दिया गया था। जी, ये आपको शो हो रही है स्लाइड? नो मैम। रिज्यूम।
अभी भी शायद नहीं हो रही क्योंकि योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज, व्हाई इट इज पॉज। अब आ रही है? आई थिंक सब शो हो रहा है। यस मैम, आ ठीक है, रही है। तो ये जो जर्मर और डेविसन का एक्सपेरिमेंट आप देखें, ये उसका बिल्कुल सेटअप था। जर्मर एंड डेविसन का एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को प्रूव करता था कि जो एक पार्टिकल है, यानी कि हम पार्टिकल किसको कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, इट हैज़ एसोसिएटेड विद वेव, तो वो वेव की तरह बिहेव करता है। ये जो थीम था कि जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, इस चीज़ को जो सर्टिफिकेशन दिया है, जो क्लैरिफाई किया है, वो जर्मर एंड डेविसन ने किया था। अब आप ये देखें कि ये आपके पास सामने डायग्राम शो हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप एक को आपको इलेक्ट्रॉन गन का पता नजर आ रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने इजेक्ट होना है, ठीक है। अब उसने इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट किए थे, ही इज यूजिंग द टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। टंगस्टन क्या है, वो मेटल है, और जैसे ही आप उसको हीट करते हो, तो आपने ये बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखी थी कि अगर किसी मेटल को हम जब कोई बाहर से हीट या लाइट सोर्स देते हैं, अगर उसका वर्क फंक्शन मेटल के बराबर होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होती हैं। सो इन इलेक्ट्रॉन गन देयर इज द टंगस्टन मेटल, और जैसे ही हमने उसको बाहर से हीट दी, तो क्या हुआ, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। आप यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनकी एक बीम बन रही है। और ये जो बिल्कुल ये जो ब्लू लाइट ब्लू से कलर की बीम है, ये इलेक्ट्रॉनिक बीम है, और ये सीधी जाके फॉल हो रही है सामने निकल टारगेट है, यानी कि वहां पे आगे हमने उसके रास्ते में एक हर्डल रख दिया है, जो कि हमारे पास निकल का क्रिस्टल है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन बीम के रास्ते में वहां पे एक निकल क्रिस्टल को रखा है। अब चूंकि ये हमारे पास प्रॉपर्टी वेव की होती है कि अगर आप वेव के रास्ते में कोई चीज रखते हैं, तो वो वहां से अपना रास्ता मोड़ लेता है, यानी कि जो लाइट है वो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो वो जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो डाइफ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ऐसा ही हुआ कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को जनरेट करवाया, और जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके रास्ते में उन्होंने निकल क्रिस्टल को रखा। जब निकल क्रिस्टल बीम इलेक्ट्रॉन बीम के रास्ते में आया, जैसे ही उसके ऊपर फॉल करी, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बीम ने आगे से डाइफ्रैक्शन की, ठीक है। जब वो लाइट इलेक्ट्रॉन बीम जो थी वो डाइफ्रैक्ट होगी, उसके साथ आगे हमारे पास हमने एक गलवानोमीटर रख दिया है। वो जो डाइफ्रैक्टेड लाइट थी, जो डाइफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉनिक बीम थे, गलवानोमीटर उसको कलेक्ट करता रहा, कलेक्टर था, और वहां पे जो डाइफ्लेक्शन होता रहा और करंट पता चलता रहा। तो यहाँ से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक बीम्स ने डाइफ्रैक्शन की। हमें ये बात पता थी कि ये एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि उसके रास्ते में, अगर एक वेव की प्रॉपर्टी है कि अगर उसके रास्ते में कोई चीज रख दी जाती है, तो लाइट वहां से बेंट हो जाती है। तो सिमिलरली जब डेविसन एंड जर्मन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बीम इलेक्ट्रॉन को जनरेट करवाया था। जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे बाय अप्लाइंग सम सूटेबल वोल्टेज, तो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन बीम के रास्ते में हमने निकल क्रिस्टल रखा। निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद वहां पे डाइफ्रैक्शन होगी, और उस डाइफ्रैक्शन से ये बात कंफर्म होगी कि जो पार्टिकल्स हैं like electron, they have behave like a wave because they can diffract it if there is hurdle in their way, ठीक है। तो ये जर्मर एंड डेविसन का एक्सपेरिमेंट था। इसकी जो फर्दर ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके पास अवेलेबल है, आप उसको मजीद रीड कर लीजिएगा। उसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा था, वो हमने देखा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो पहला एक्सपेरिमेंट है जिसने ये प्रूव किया था कि लाइट हैज वेव नेचर,
ठीक है। ये जो डर्मर एंड डेविसन का एक्सपेरिमेंट था ये बाद में आया था, पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो चुका था। और ये एक्सपेरिमेंट इस चीज की जो थी क्लैरिफिकेशन थी या सर्टिफिकेशन थी कि जो लाइट है वो बिहेव करती है एज अ वेव। जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि जो पार्टिकल है वो बिहेव करते हैं एज अ वेव। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उससे कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि लाइट एक्ट करती है एज अ वेव। ठीक है। यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर आपके सामने नजर आ रहा है कि हमारे पास लाइट है, ठीक है, लाइट है तो डेफिनेटली इट्स ट्रेवल इन दी फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है। ये वेव बनती हैं, ये तो फैक्ट होता है कि जब भी कोई चीज वेव लाइट रेडिएशन मूव करती हैं तो वो मूव करती हैं इन दी फॉर्म ऑफ वेव। अब आप ये जो ऊपर एक जो स्कीमेटिक डायग्राम है पहले अगर आप उसको देखें कि हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स है यानी कि लाइट है, लाइट वहां से ट्रेवल कर रही है। लाइट के रास्ते में हमने एक हर्डल रख दी है, ठीक है, एक मेटल की शीट है। बस दिस मेटल शीट हैज टू नैरो स्लिट। स्लिट का क्या मतलब है, यानी कि उनके अंदर दो छोटे छोटे होल्स हैं। अब जब लाइट इस मेटल शीट के ऊपर फॉल करेगी, चूंकि वो लाइट है उसने अपना रास्ता बनाना है, तो वो सिर्फ वो लाइट ब्लॉक होगी जो मेटल शीट पे पड़ेगी, जबकि बाकी लाइट कोशिश ये करेगी कि वो उन स्लिट से पास आउट होके आगे निकल जाए। ठीक है। तो लाइट ने क्या किया, पीछे से लाइट आ रही है, मेटल शीट पे पड़ रही है, मेटल शीट के अंदर चूंकि स्लिट्स हैं, लाइट उन स्लिट से मूव करके आगे फॉल कर जाएगी स्क्रीन पे। ये उसकी एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। अब आप इस जो स्लाइड के नीचे वाले पोर्शन में देखें कि हमने यहाँ पे वाकई एक लाइट थी, उसको जब हमने स्लिट लाइट थी इन दी फॉर्म ऑफ वेव, ये जो सर्कल नजर आपको आ रहे हैं ना ये बेसिकली शो कर रही है वेव्स को। अब जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ वेव। जब मैम नैरो स्लिट्स हमने क्यों रखे हैं? वो तो पूरे के पूरे वैसे चले जाएगी ना लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। वो तो सारी स्क्रीन पे फॉल करे। तो ये जो हमने टू नैरो स्लिट्स रखे हैं इनका क्या फायदा रखने का? इनका फायदा ये था कि ताकि हमें यहाँ देखें, जब नैरो स्लिट है ना, लाइट ने ट्रेवल करना है वेव की फॉर्म में, तो ये जो एक नैरो स्लिट से वेव निकले जब लाइट पास होगी तो उसके अब वेव्स और तरह की बनेंगी, और जब वो दूसरी स्लिट से पास होगी तो दो तरह की वेव बनेंगी। देखो लाइट ट्रेवल कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स, जब वो स्लिट में से पास करेंगी ना तो आप देखो, जैसे आप नीचे वाली डायग्राम में देखो तो आपको यहाँ पे दो तरह की वेव्स नजर आ रही होंगी। इज इट? लाइट ट्रेवल कर रही है वेव की फॉर्म में, यस कंफर्म मैम। है। जब वो स्लिट से पास करेगी, जब वो एक स्लिट से पास करेगी तो वहां से जब वो जी। बाहर आएगी ना, अब वो जो उसकी वेव्स है वो पीछे मोनोक्रोमेटिक वेव्स के साथ मैच नहीं करेंगी, बल्कि उसने एक अलग पैटर्न वेव्स का बना लिया है। इसी तरह उसके लाइट के पास एक जो दूसरी ओपनिंग है, वहां से जब लाइट पास करेंगी तो वहां से एक और पैटर्न वेव का प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो आफ्टर पासिंग द स्लिट्स, डबल स्लिट्स है यानी कि दो स्लिट्स हैं, उन दो स्लिट्स में से जब लाइट पास करेगी तो क्या होगा, वहां पे जो आगे हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होगी इन दी फॉर्म ऑफ वेव, उसके पास दो तरह की वेव्स आ जाएंगी। ठीक है। अब आपको पता है वेव्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आपस में इंटरफेरेंस कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि वो आपस में कंबाइन हो सकती हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि जो लाइट डबल स्लिट से निकली थी उनके पास दो तरह की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उन दो वेव्स ने यहाँ पे इंटरफेरेंस का फिनोमिना शो किया है। अब आपको पता है इंटरफेरेंस हमारे पास यहाँ पे दो तरह की थी, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी और एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अगर हम देखें तो वो क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन विच टू वेव्स आर सम अप एव हैविंग द सेम, जो उनकी डायमेंशन होती हैं वो सेम होती हैं। यानी कि एक वेव का जो क्रस्ट होता है वो दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ, और एक वेव का जो ट्रफ होता है वो दूसरी वेव के ट्रफ के साथ ही मैच होता है। तो जो सम होता है वेव का उससे क्या होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। इसको हम कहते हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव यानी कि देखो उसका नाम ही बता रहा है कि कंस्ट्रक्ट हुई है कोई चीज, यानी कि एम्पलीट्यूड वेव का इंक्रीज हुआ है। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं
तो वो क्या होता है, जो एक वेव का जो क्रस्ट होता है वो दूसरी वेव के ट्रफ में ऐड होता है, और एक वेव जो उसका ट्रफ है वो वेव के क्रस्ट में ऐड होता है। तो ये जो अल्टरनेशन होती है क्रस्ट और ट्रफ की, इसकी वजह से क्या होता है, एम्पलीट्यूड वेव का ओवरऑल डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है, और हम उसको कह देते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब वेव स्लिट से पास की थी, तो आगे हमारे पास जो दो वेव प्रोड्यूस हुई थी दो तरह की, उन्होंने आपस में इंटरफेरेंस की थी। वहां पे दोनों तरह की इंटरफेरेंस हुई थी, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हुई थी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हुई थी। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी, क्योंकि उसके अंदर एम्पलीट्यूड हाई था, और जब वो आगे स्क्रीन पे फॉल की तो वहां पे हमारे पास ब्राइट बैंड प्रोड्यूस हुए। जबकि जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो लाइट वेव्स ने प्रोड्यूस की थी, जब वो स्क्रीन पे फॉल की और वहां से हमने देखा, तो वो वहां पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी, और वहां पे हमारे पास लाइट बैंड या के डार्क बैंड प्रोड्यूस हुए थे। मैम जी आपकी आवाज बहुत कटने लग गई है। कटने लग गई है? क्या नेट को कोई मसला हो गया? आप ठीक है? पहले भी शायद कट रही थी ये लेकिन अक्सर अब तो बिल्कुल बहुत आसान ज्यादा है इशू, कट रही है। हमें तो ठीक आ रही है। ठीक आ रही है वैसे, मुझे लग तो रहा है कि ना ठीक है इंटरनेट। चलिए मैं थोड़ा सा माइक पास कर लेती हूँ, ये हो सकता है माइक दूर हो। अब ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट ने जो परफॉर्म किया ना, यस मैम। इंटरफेरेंस किया है, और आफ्टर पासिंग फ्रॉम द स्लिट दो तरह की इंटरफेरेंस हुई है। एक हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और दूसरी हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जब स्क्रीन पे फॉल करवाया गया तो हमारे पास ब्राइट बैंड प्रोड्यूस हुए थे, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी वहां पे हमारे पास डार्क बैंड प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, आप यहाँ पे शो देख भी सकते हैं कि आपको एक येलो वाइट बैंड प्रोड्यूस हुए हैं, और उस स्क्रीन से आगे आप देखें तो आपको एक रेड कलर की वेव नजर आ रही होगी। तो जहां जहां आपको येलो बैंड नजर आ रहा है ना, वहां पे आपको पीक्स नजर आ रही होंगी, यानी कि वो मैक्सिमम है। और जहां पे व्हाइट कलर के बैंड शो हो रहे हैं वहां पे वो मिनिमा शो हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद थॉमस यंग जो साइंटिस्ट है, उसने ये बात कंफर्म कर दी थी कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स, और जो वेव्स है वेव्स आपस में इंटरफेरेंस करती हैं। तो यहाँ पे जब इंटरफेरेंस हुई थी तो इस बात की कंफर्मेशन हो गई थी कि जो लाइट है वो बिहेव करती है एज अ वेव। ठीक है, ये आगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी फर्दर आपको मैं पहले बता भी चुकी हूँ, लेकिन इसकी मजीद ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक वेव का जो ट्रफ ट्रफ और क्रस्ट क्रस्ट के साथ जब मैच होता है, तो वहां पे ओवरऑल ये देखें रिजल्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो क्रस्ट क्रस्ट के अंदर ऐड हो रहा है, ट्रफ ट्रफ के अंदर ऐड हो रहा है, तो इस वजह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है और हमारे पास ब्राइट बैंड आते हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमारे पास डार्क बैंड्स आते हैं। और ये इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना हुआ था लाइट का आफ्टर पासिंग फ्रॉम द डबल स्लिट, इसने ये बात कंफर्म कर दी थी कि जो लाइट है उसकी नेचर जोन सी है वो क्या है, उसकी नेचर वेव की तरह है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए जो रिमाइंडर है वो ये है कि जो जर्मर और डेविसन के एक्सपेरिमेंट था वो ये बात की सर्टिफिकेशन है कि पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो बिहेव कर सकते हैं एज वेव। और जो थॉमस स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो हमें इस चीज की सर्टिफिकेशन देता है कि जो लाइट है वो बिहेव करती है एज अ वेव। तो अगर आपको कुछ इस तरह की चीजें इंफॉर्मेशन पूछी जाती हैं तो आपको इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के सेटअप्स का पता होना चाहिए, ये क्या है, तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो हमारे पास है। चला गया। जो हमारे पास है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये आज के जो हमारे कंटेंट है ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द थीम ऑफ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी, कि ये जो हाइसेनबर्ग ने जो थीम प्रेजेंट किया था
कि अनसर्टेनिटी पाई जाती है, इसकी वजह क्या है, और एंड पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अनसर्टेनिटी की कितनी टाइप्स हैं। आल्दो जो मेजर टाइप है जो हमारे हेंसेनबर्ग ने बताई थी वो हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम के बारे में है, लेकिन इसके अलावा भी अनसर्टेनिटीज जो सी हैं वो पाई जाती हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो मैम सबसे जी मैम मेरा ये क्वेश्चन था वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से जी कि जी उसमें जो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स हैं वो एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम है, तो जी फिर जो दो तरह का जो इंटरफेरेंस पैदा हुई है उसका रीजन क्या है? स्लिट्स दो तो सेम है, लाइट भी सेम है, तो स्लिट सेम है ना। डिफरेंस कहाँ से है? दो तरह हाँ की जी, इंटरफेरेंस क्यों हुई है? देखें वहां पे जो लाइट है वो बेसिकली आपका जो लाइट ने तो मूव करना है इन दी फॉर्म ऑफ वेव, पीछे से तो मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, आगे उस लाइट को दो तरह की ओपनिंग्स मिल गई हैं, दो रास्ते मिल गए हैं। आप ये कंसीडर कर लें कि उसके पास दो रास्ते हैं कि तुम इधर से भी चली जाओ और तुम यहाँ से भी चली जाओ। लाइट ने उन दोनों रास्तों को अडॉप्ट किया है, और जब उन दोनों रास्तों से बाहर आई है तो अब वहां पे जो लाइट के जो वेव का जो बाहर आने का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। ठीक है, अब जब दोनों लाइट दो स्लिट से बाहर आ गई हैं, पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, एक ही वेव थी, लेकिन जब उनको दो ओपनिंग मिल गई हैं तो वहां पे जो रिजल्टिंग वेव्स थी उनके पास डिफरेंट थोड़ा सा पैटर्न है। अब वेव्स का फिनोमिना है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आपस में इंटरफेरेंस करनी है, यानी कि एडअप होना है। अब आप ये कंसीडर करो, एक ओपनिंग से जब एक वेव निकल रही है और दूसरी ओपनिंग से भी वेव निकल रही है, वहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ऐसा भी पॉसिबल है ना, एक वेव जो एक रास्ते से निकल रही है, जो दूसरी स्लिट है वहां पे उसका उस वक्त ट्रफ प्रेजेंट हो, और जो पहली ओपनिंग है वहां पे क्रस्ट हो, अगर वो दोनों आपस में एडअप होंगी तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन अगर दोनों वेव्स एडअप होती हैं इस सूरत में कि दोनों के जो क्रस्ट हैं वो आपस में मैच हो रहे हैं, या दोनों के जो ट्रफ्ट हैं वो आपस में मैच हो रहे हैं, तो रिजल्टिंग वेव जो होती है वो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव होती है। तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि अगर इंटरफेरेंस होती है ना लाइव वेव्स की, तो दो पॉसिबिलिटीज उसके अंदर मस्ट होती हैं, या कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। अब स्लिट्स में से पास होने के बाद जब दो आल दो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, लेकिन उसको दो रास्ते मिल गए थे, जब उसने वो दोनों रास्तों को अडॉप्ट किया और वहां से जब वो बाहर आई है, तो अब रिजल्टिंग हमारे पास जो वेव्स हैं वो दो तरह की उनके पास वेव्स आ गई हैं। ठीक है, तो अब वहां पे जब उन दो टाइप्स वेव्स ने आपस में इंटरफेरेंस शो करनी है तो क्या होगा, उस इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन है ये हमें विजुलाइज कैसे होती है, ये स्क्रीन पे विजुलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। ठीक है, तो या तो वो लाइट बैंड्स की सूरत में शो होगा या वो डार्क बैंड्स की सूरत में शो होगा। ठीक है, मैम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इकट्ठे तो नहीं ना आ सकते, क्योंकि हमारी लाइट सेम है, रास्ते सेम है, सब कुछ तो सेम है। मतलब ऐसे तो नहीं ना होता कि लाइट के पास एक ही वेव है, नंबर ऑफ वेव्स तो इंक्रीज होती जाएंगी ना, पीछे से तो लाइट कंटिन्यूसली फॉर्म में इमिट हो रही है, उसके पास एक वेव तो नहीं है, उसके पास तो डिफरेंट सारी वेव्स होंगी, कहीं पे कंस्ट्रक्शन होगी कहीं पे डिस्ट्रक्शन होगी। ये आपको स्क्रीन शो हो रही है? चले मुझे भी होगी। ठीक है, सो अब हम ये जो आगे देखते हैं कि हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले आपको पता ही है कि डी ब्रोगली ने कंसेप्ट दिया था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का। ठीक है, इसके बाद वर्नर का हेसेनबर्ग ने इन 1927 जो था ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो सा था वो उसने दिया था। अब उसके अकॉर्डिंग इस प्रिंसिपल की क्या जो स्टेटमेंट है वो कहता है, नो टू एस्पेक्ट ऑफ सब एटॉमिक वर्ल्ड कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहली बात है वो कहता है कि कोई भी दो एस्पेक्ट सब एटॉमिक वर्ल्ड के, यहाँ पे बात हो रही है माइक्रोस्कोपिक थिंग्स की, नॉट द मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो लेवल पे
कोई भी दो एस्पेक्ट हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे स्पीड है, मैस है, पोजीशन है, मोमेंटम है, कोई भी जो दो एस्पेक्ट हैं वो माइक्रो लेवल पे कभी भी परफेक्टली साइमल्टेनियसली एक साथ आप उनकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये उसने जो थी एक स्टेटमेंट जारी की थी, और उसने साथ में ये बात मेंशन की थी कि दिस फ्लॉ ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और ये जो इनएक्यूरेसी आती है एस्पेक्ट्स को मेजर करने में, ये किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं आती कि आप उसकी मेजरमेंट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज का मैस किया है, किसी चीज का रेडियस मेजर किया, किसी स्मॉलर थिंग का, जैसे वर्नियर कैलिपर्स यूज कर लेते हैं या सेक्यू गेज वगैरह, तो ये किसी इंस्ट्रूमेंट की मेजरिंग की वजह से इनएक्यूरेसी नहीं आती। ये बात उसने मेंशन की थी। अब वो एक्यूरेसी इनएक्यूरेसी क्यों आती है उसको हम फर्दर देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो एक क्लियर चीज है वो ये है कि ये जो अनसर्टेन प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बेसिकली माइक्रो लेवल पे है। ठीक है, नो टू एस्पेक्ट ऑफ सब एटॉमिक वर्ड कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, कि हम एक साथ किसी माइक्रो लेवल पे जाके दो एस्पेक्ट को इकट्ठे तौर पर एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हेजनबर्ग ने इसने जो अपना पीएचडी किया है वो इस पे किया था, और उसने अपनी रिसर्च इस पे की थी, और उसने ये प्रेजेंट किया था कि कोई भी माइक्रो लेवल पे दो जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपस में एक्यूरेसी उनके अंदर नहीं है, वो इकट्ठे मेजर नहीं किए जाते। और साथ उसने ये बात मेंशन की थी कि ये जो इनएक्यूरेसी है, ये जो फ्लॉ है, वो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं होता। ठीक है, ये किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि वो क्यों है। ये कुछ आगे उसकी ही इंफॉर्मेशन है कि जो हेंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये बेसिकली जो डील करता है वो किसे करता है, पोजीशन को और मोमेंटम को। ठीक है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट position and momentum of a particle cannot simultaneously measured with arbitrarily high precision। तो सबसे पहले जो उसने ये बात की है वो उसने पोजीशन और मोमेंटम, यानी कि हेसेनबर्ग के अकॉर्डिंग कि जो आपके पास सब एटॉमिक वर्ड है, यानी कि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं माइक्रो लेवल की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की, लाइक इलेक्ट्रॉन की आप ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे। उस लेवल पे आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ कभी भी मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, सो देयर विल बी ऑलवेज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम इसका उर्दू में मतलब देखें ना, तो इसका मतलब होता है कि गैर यकीनी, जिस चीज पे आप लोगों को मुतफिक नहीं हो, जिस पे हमें कोई डाउट हो। तो वो ये कहता है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक वर्ड में या सब एटॉमिक वर्ड में जो एक जैसे इलेक्ट्रॉन है, हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को कभी भी एक साथ इकट्ठे मेजर नहीं कर सकते। ये जो हेंसेनबर्ग ने प्रिंसिपल दिया था, इस पे इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स में 1932। ठीक है, और ये उसने एक बहुत अहम थीम पेश किया था, जिसके बाद बहुत सारे आगे क्वांटम मैकेनिक्स के जो थे रास्ते खुल चुके थे। इसके ऊपर उसने अपना एक पब्लिक पेपर पब्लिश किया था, क्योंकि ये हाइसेनबर्ग का पीएचडी का वर्क था, तो उन्होंने ये आर्टिकल पेश किया था लोगों के सामने, पेपर था जिसको बहुत ज़्यादा बाद में प्रेजराई मिली थी, और इसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है उसका प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं कि ये हमें कहता क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे ना हम थोड़ा सा माइक्रो और मैक्रो वर्ड को कंपैरिजन कर लेते हैं। मैक्रो वर्ड पे हम बात करते हैं जैसे ये जो हमारी अमूमन आम लाइफ चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग देखते हो, आप एक जगह पे खड़े हो और आप देख रहे हो कि एक गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारी है मैक्रोस्कोपिक वर्ड। अब आप उस गाड़ी को देख रहे हो, आप यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हो, आप वहां से इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि इस गाड़ी की क्या स्पीड है, कि वो जल्दी तेज चल रही है, वो आहिस्ता चल रही है। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि उस गाड़ी ने कितनी देर में आपके पास पहुंच जाना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो एक ही वक्त में कि उस गाड़ी की करंट लोकेशन क्या है। ये हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक वर्ड की, यानी कि एक गाड़ी आपके पास, आप देख रहे हो, आप एक सड़क पे खड़े हो, एक गाड़ी है वहां पे चल रही है,
एक ही वक्त में आपने अगर कोई जीपीआरएस कोई सेटअप किया हुआ है तो हमें उस गाड़ी की स्पीड, उस गाड़ी की लोकेशन और उसने कितनी देर में हमारे तक ट्रेवल कर लेना है, ये तमाम की तमाम चीजें ना हम एक वक्त में जौन सी है उनका पता चला सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है वहां पे लाइट जब फॉल करती है ना, वो ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस नहीं करती, वो वहीं रहते हैं। जैसे कि अगर जैसे कार है तो एक कार का मैस बहुत ज्यादा है और हमें डी ब्रोगले ने बताया है कि जो मैस है वो जितना ज्यादा होगा उसकी एसोसिएटिव वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो क्या होता है, जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होती है वहां पे एक्यूरेसी क्यों आती है, क्योंकि वो जो लाइट जब उनके ऊपर फॉल करती है, कोई वेव पड़ती है तो थिंग्स डिस्प्लेस नहीं होती, वो वहीं रहती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके ऊपर कोई लाइट फॉल कर रही है या नहीं। तो इस वजह से जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होती है ना, जैसे हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वहां पे जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लाइट को फॉल करवाते हैं, कोई फोटोन पड़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को किक मिलती है, ठीक है, वो डिस्प्लेस होता है, वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी तरह चला जाता है। जैसे हम लोग इसको यूं कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट में पड़ा होता है, हम उसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं या कोई लाइट फॉल करते हैं कि तो क्या होता है, उसको किक मिलती है, वो चला जाता है, वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव कर जाता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ना वहां पे जो होती है वो इनएक्यूरेसी आती है, वहां पे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो सकती। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि भाई जो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये माइक्रो वर्ल्ड पे ही क्यों है, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों नहीं होती, तो यू हैव टू नो कि जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होती है ना वहां पे लाइट चीजों को, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, वहां पे अगर लाइट पड़ती भी है तो कोई इंटरफेरेंस, फिनोमिना, डाइफ्रैक्शन कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि डी ब्रोगले ने हमें ये बात बताई है कि जो वेवलेंथ होती है उसका मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है। लेकिन अगर हम सब एटॉमिक लेवल या माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं ना, तो वहां पे जो हमारे पास मैस होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो होता है ना वो इनएक्यूरेसी पैदा होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखते हुए हेसेनबर्ग ने जो सा था वो अपना थीम प्रेजेंट किया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाई इज द रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी, असल में अनसर्टेनिटी होती क्या है। आप देखें कि जो डी ब्रोगले की इक्वेशन है उसमें है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी या लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एम वी को ही हम मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब अगर हम देखते हैं तो इस रिलेशन में हमने जो वेवलेंथ है उसको एसोसिएट कर दिया है किससे, पोजीशन से। क्यों, क्योंकि जो पोजीशन होती है वो भी हम लोग मीटर में मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी दूर है हमसे, इसी तरह वेवलेंथ को भी हम लोग मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो हमने वेवलेंथ को एसोसिएट कर दिया है पोजीशन से, जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स से, और हमने जो मोमेंटम है उसको भी एसोसिएट कर दिया है एच ओवर एम वी से, क्योंकि हमें पता है कि एच ओवर एम वी किसके इक्वल होता है, एम वी किसके इक्वल है, मोमेंटम के। अच्छा, अब हमने मोमेंटम और पोजीशन दोनों को वेवलेंथ से अगर हम करें तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो पोजीशन है उसका वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। चूंकि वेवलेंथ और मोमेंटम का इनवर्स रिलेशन था, ठीक है, ये हमें डी ब्रोगले की इक्वेशन से पता चल रहा है, लेकिन वेवलेंथ और पोजीशन का डायरेक्ट रिलेशन है। ये डायरेक्ट रिलेशन क्यों है, ये इस वजह से है क्योंकि जो पोजीशन है वो भी आप मीटर में मेजर कर सकते हैं और जो हमारे पास वेवलेंथ है वो भी हम मीटर में मेजर कर सकते हैं। सो इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है, लेकिन वेवलेंथ और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। तो इसकी इसकी जो रिजल्ट है वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि अगर आप की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा, उसका पोजीशन पे उतना ही वो ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर आपकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो मोमेंटम का इनवर्स रिलेशन है, तो मोमेंटम उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये अनसर्टेनिटी होती है
इसको हम आगे फर्दर क्लैरिफाई करते हैं इस चीज को कि ये शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ से पोजीशन और मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पे रिमाइंडर की बात है वो ये है कि जो पोजीशन है, ठीक है, उसका वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन जो मोमेंटम है उसका जो वेवलेंथ है उसके साथ इनवर्स रिलेशन है। So how you define the Heisenberg uncertainty principle? According to the principle, it is not possible to measure both position and momentum of an electron or any other particle at the same time exactly. ठीक है, अब ये तो उसने स्टेटमेंट दे दी, और अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो हम लिखते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई। इस रिलेशन को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझे। जो अनसर्टेनिटी है ना, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। जब भी किसी इंटाइटी के साथ आपको डेल्टा लिखा है, जैसे ये डेल्टा एक्स है ना, सो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, तो जो डेल्टा है वो ये शो कर रहा है कि पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। सिमिलरली डेल्टा पी है, पी क्या है, मोमेंटम है, और जो डेल्टा साइन है वो अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। तो इट्स मीन के मोमेंटम के अंदर भी अनसर्टेनिटी पाई जाती है, और इन दोनों के जो हमारे पास जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल है, h ओवर 4 पाई। ठीक है, अब ये h ओवर 4 पाई क्या है, h हमारे पास जो होता है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, और जो 4 पाई है ये क्या है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एटम के अंदर। और जो एटम की शेप क्या होती है, एटम राउंड नहीं होता, एटम स्फेरिकल होता है। तो उस स्फेरिकल एटम का जो रेडियस होता है ना वो 4 पाई होता है। इसलिए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन के लिए h ओवर 4 पाई को मेंशन किया है। और इसको अगर हम लोग फर्दर जो सा है वो सॉल्व आउट करें तो हमारे पास h ओवर 2 है। ये जो h ओवर 2 है ना, इसके ऊपर आपको एक कट का निशान नजर आ रहा होगा, ये h कट डिवाइडेड बाय 2 है, और इसको हम कहते हैं रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट। h हमारे पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, ये फॉर एन इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो एटम है उसका जो रेडियस होता है वो स्फेरिकल होता है, जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, तो उसका जो रेडियस होता है वो हमारे पास 4 पाई है। इसको अगर हम लोगों ने फर्दर सिंप्लीफाई किया है मैं तो भी कैसे आ गया, क्या, हम तो ये पढ़े हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू h ओवर p के इक्वल है, तो हाँ, ये अब ये कहाँ से आ गया इतना। क्या, मैं ये हमने पढ़े है ना रिलेशन, हाँ जी, तो उसमें था डी ब्रोगली के मुताबिक वेवलेंथ इज इक्वल टू h ओवर p, और h p जो है वो h हमने कहा कि ये डायरेक्ट है, पोजीशन जो है वो वेवलेंथ के डायरेक्ट है, और मोमेंटम जो है वो वेवलेंथ के इनवर्स है। बिल्कुल। तो मैम नेक्स्ट स्लाइड में जो आप समझा रही हैं वो क्या है, ये देखो, जो जी अब ये अगर क्या मैं है। एक मिनट, ये देखो, ये डी ब्रोगली इक्वेशन देखो, तो h लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p है। ठीक है, अब अगर मैं p को इक्वल की उस साइड ले जाऊं तो मेरे पास लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू h हो जाएगा। मैम ठीक है, अगर आपने h को सेपरेट करना है तो आप लैम्डा इंटू पी कर सकती हैं। जी मैम, ठीक है, और हम यहाँ पे ये h हमारे पास अलग हो गया। यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे कि जो हमने ये बात कही है कि जो लैम्डा है उसको हम एसोसिएट कर रहे हैं किसके साथ, तो पोजीशन के साथ। यानी कि जहाँ पे लैम्डा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x, और x हमारे पास क्या है, पोजीशन। ठीक है, सो ये वो है, और वो तो हमारे पास इक्वल है h के। अब मसला यहाँ पे है कि हमने h के नीचे 4 पाई क्यों लगाया है। सवाल ये होना चाहिए था कि हम तो पीछे डी ब्रोगले के मुताबिक पढ़ते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p है, और अगर मैंने यहाँ से प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू अलग करनी है तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इंटू पी। चूंकि लैम्डा को हम एसोसिएट कर रहे हैं वेवलेंथ के साथ, तो हम लिख सकते हैं कि p और x। और डाल्टा का साइन हमने क्यों लगाया है कि वो अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, h ओवर 4 पाई है। 4 पाई हमने क्यों इसके साथ लगाया है, क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एटम के अंदर। अगर हम एटम की शेप देखें ना तो वो स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, अब वो स्फेरिकल शेप होती है, उसका जो सेंटर के साथ उसका जो रेडियस होता है ना, जो रेडियल आता है वो हमारे पास 4 पाई आता है। तो ओवरऑल जो टर्म बनती है वो हमारे पास कांस्टेंट होगी इलेक्ट्रॉन के लिए h ओवर 4 पाई। ये उसका कांस्टेंट रिलेशन है।
इसको फर्दर अगर हमने सॉल्व आउट किया बाय पुटिंग द देयर वैल्यू, क्योंकि आपको पता है प्लांक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास पाई की भी वैल्यू होती है। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास h कट डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये h के ऊपर आपने एक लाइन डालनी है और ये h कट है। ये h कट को हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट की तो वो वैल्यू होगी लेकिन रिड्यूस्ड है, वो कम हुई है, ठीक है। और वो कम क्यों हुई है? ड्यू टू शेप ऑफ एटम, वहां पे जो उसकी शेप थी वो स्फेरिकल थी, तो उसका जो रेडियस है उसके साथ हमने उसको जब ट्रीट करवाया, उसको जब हम डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू रिड्यूस्ड होगी, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट। सो अगर हम ठीक है इसी मैम, जी यस मैम आ गई है समझ। आ गई है। चलो यहाँ पे जो बात रखने की बात है, डेल्टा साइन आपने हमेशा याद रखना है, वो किस चीज को शो करता है? अनसर्टेनिटी को, एक्स पोजीशन है और पी कौन सा मोमेंटम है। तो रिलेशन हमें क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपको पोजीशन की एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है तो आपके पास डेल्टा एक्स को छोटा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको मोमेंटम की एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी चाहिए तो आपको डेल्टा पी आपके पास कम होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। ये बात जोन्स या हाइसेनबर्ग कहते हैं कि दोनों पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेसी के साथ इकट्ठे नहीं एक हम लोग मेजर कर सकते, हमें उनको अलग अलग ही मेजरमेंट देखनी पड़ती है। और अगर हमें ये देखना है कि पोजीशन या मोमेंटम में किसके पास एक्यूरेसी ज्यादा है, तो जिस उसके पास ज्यादा होगी, जिसका जो डेल्टा होगा वो क्या होगा? स्मॉल, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स आपके पास स्मॉल है, इसका मतलब है कि पोजीशन यानी कि ज्यादा एक्यूरेट है, और जो हमारे पास मोमेंटम है वो लेस एक्यूरेट है, यानी कि उसके पास इनएक्यूरेसी ज्यादा है। इसी तरह अगर आपके पास डेल्टा पी की वैल्यू कम होगी तो वो क्या इंडिकेट करेगी कि जो आपके पास मोमेंटम है उसके अंदर ज्यादा एक्यूरेसी है, उसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन जो आपके पास पोजीशन है उसके अंदर कम एक्यूरेसी है, ठीक है। और ये वाइस वर्सा है, जो चीज जो डेल्टा साइन ज्यादा होगा वो ज्यादा इनएक्यूरेट होगा, और जो डेल्टा साइन कम होगा, जितनी उसकी वैल्यू कम होगी, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा है। ये आगे वही उस चीज की ही बातें हैं कि भाई जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो डेल्टा एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अनसर्टेनिटी पोजीशन की। सिमिलरली जो डेल्टा पी है वो हमें अनसर्टेनिटी बताता है स्पेसिफिकेशन की, मोमेंटम की, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है h/2 पाई। यहाँ पे ये h/2 पाई है, बट बेसिकली हेयर द h कट, ठीक है, यहाँ पे h कट है, वो यहाँ पे मिस्टेकनली शायद नहीं हुआ, यहाँ पे h कट/2 पाई है। ये बात आप लोगों ने याद रखती है। अगर आप प्लांक्स कांस्टेंट की बात करोगे देन h/4 पाई आपने लिखना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करेंगे तो h यहाँ पे आप इसको ना, ये ओवरऑल टर्म गलत है। अगर h कट लिखेंगे तो आप उसके को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। h कट यानी कि जो प्रोडक्ट है मोमेंटम और पोजीशन की का, वो इक्वल है h कट डिवाइडेड बाय 2 और h डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो इसको आप लोगों ने ना इस फॉर्मूले के साथ अकॉर्डिंग करना है कि एमसीक्यूज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? h/4 पाई, h कट/2, ये दोनों अलग है। अगर लिखा हो h कट/2 पाए तो उसका जो टोटली जो मतलब है ना वो चेंज हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे चेंज करके ही क्लास में अपलोड करूंगी, सो आप लोगों ने भी इसको अपने माइंड में रखना है। अब ये हमें क्या बताता है वो मैम जी मैम पीछे भी तो प्रोडक्ट ही बताया हुआ है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, तो वो h/2 होगा या h/2 h कट/2 पाई होगा? देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी तो प्रोडक्ट ही है जी तो वहां पे देखो ना, अगर आप प्लांक्स कांस्टेंट यूज कर रही हैं तो वो डिवाइड हो रहा है 4 पाई के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप h कट की बात कर रही है ना, h कट क्या है? इट इज रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट, तो उसको आपने डिवाइड करना है 2 के साथ। तो जो आगे दिया हुआ है h/2 पाई वो गलत है? ये गलत है, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ तो आप इधर h/4, इसको ना मैं करेक्ट करके ही अपलोड करूंगी। यहाँ तो आप इसको h/4 पाई कंसीडर करो, अगर आपने इसको h कट करना है तो फिर h कट/2 होगा, फिर पाई नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली जो स्लाइड है ना, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है तो इसको मैं करेक्ट करके ही अपलोड करूंगी, ठीक है।
तो ये जो प्रोडक्ट है ये h/4 या h कट डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। ओके, और यहाँ पे ये फिर आगे हमें पता ही है ये जो बात है कि पॉसिबिलिटी अगर डेल्टा x 0 होगा देन डेल्टा p की कोई भी इन्फिनिटी वैल्यू होगी और वो क्या होगी, नॉन जीरो। तो ये बात तो हमें इस फार्मूले से भी पीछे से पता चल रही है कि अगर आपकी पास डेल्टा x स्मॉल है यानी कि डेल्टा x की अनसर्टेनिटी कम है तो वो ज्यादा एक्यूरेट है, और अगर आपकी डेल्टा p की जो वैल्यू कम आई है तो वो ज्यादा एक्यूरेट है और आपकी जो पोजीशन है उसके अंदर इनएक्यूरेसी है। तो ये वाइस वर्सा है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको जरा अपने दिमाग में बिठाएं। वो कह रहे हैं कि मोर एक्यूरेसी यू नो द पोजीशन, अगर आपको पोजीशन की ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए आपने ये देखना है कि इस वक्त ये कहाँ पे मौजूद है, तो आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। अब अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल है, वो ज्यादा एक्यूरेट है, तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो आपका मोमेंटम है उसके अंदर क्या होगी, इनएक्यूरेसी। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास जो मोमेंटम की वैल्यू है वो ज्यादा एक्यूरेट आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त इसका कितना मोमेंटम है, तो वहां पे आपके पास जो डेल्टा पी है उसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। तो अगर उसकी वैल्यू स्मॉल है, वो आपके पास ज्यादा एक्यूरेट है, तो इनएक्यूरेसी कहाँ पे आएगी, उसकी पोजीशन में। तो ये एक दूसरे के मैम अल्टरनेट। हम ये कह सकते हैं ना कि अगर आपने जो चीज भी हमारे पास स्मॉलर हुई ना वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। हाँ बिल्कुल, जितना डेल्टा कम होगा ना, डेल्टा कहते ही अनसर्टेनिटी को है, तो जितना डेल्टा कम होगा उतनी उसके अंदर अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब जी ये हमने देख लिया अनसर्टेनिटी हमें कह क्या रही है, उसके बाद हमने उसकी रीजन भी देख ली, क्योंकि वो वेव लेंथ की वजह से है। पोजीशन और वेव लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, और जो पोजीशन मोमेंटम और वेव लेंथ का इनवर्स रिलेशन है, इस वजह से अनसर्टेनिटी काज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स है अनसर्टेनिटी की, हमारे पास पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी है, हमारे पास टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी है, और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल अनसर्टेनिटी। ये मोस्ट 3 कॉमन टाइप्स हैं जिनमें अंदर जो हाइसेनबर्ग था उन्होंने पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद टाइम एनर्जी भी अनसर्टेनिटी को यूजली तौर पे एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन ये जो थर्ड वन है इसका इतना रोल नहीं है, इसलिए हमने इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। लेकिन जो पोजीशन मोमेंटम और टाइम एनर्जी है इनको पोजीशन मोमेंटम तो ऑलरेडी हमने थोड़ा सा देख लिया, हम इसको मजीद थोड़ा सा देखते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी अनसर्टेनिटी है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायमेंशन लेस है और वो इक्वल है प्लांक्स कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये हमेशा जब भी डेल्टा साइन होगा ना, ये अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स पोजीशन है, पी मोमेंटम है, सिमिलरली ई एनर्जी है, स्मॉल टी टाइम होता है, एल एंगुलर मोमेंटम है, इसके बाद थीटा एंगल है। इनके साथ ये जो डेल्टा का साइन है ना, ये उसकी अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो पहला पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी है, इसमें आप ये देखें, अगर आप एक शॉर्टर वेवलेंथ यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अब आपके पास वेवलेंथ शॉर्ट थी, आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जो वेवलेंथ है उसका एक्स के साथ यानी कि पोजीशन के साथ रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट। तो अगर आपने शॉर्टर वेवलेंथ यूज की है तो इसका मतलब है कि आपके पास डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल आएगा, यानी कि वो लेस अनसर्टेन होगा, वो मोर एक्यूरेट होगा। इज इट। लेकिन जो आपके पास डेल्टा पी है उसके साथ वेवलेंथ का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आप छोटी वेवलेंथ यूज करोगे तो डेल्टा पी आपके पास ज्यादा आ जाएगा। डेल्टा पी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि उसकी वैल्यू इनएक्यूरेट होगी। सिमिलरली अगर आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ हमने यूज की है, अब लॉन्गर वेवलेंथ और पोजीशन का रिलेशन डायरेक्ट है, तो जितनी लॉन्गर वेवलेंथ होगी उतना जो डेल्टा जो एक्स है वो हमारे पास ज्यादा आएगा। डेल्टा एक्स ज्यादा होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर अनसर्टेनिटी यानी कि इनएक्यूरेसी जो सी है वो ज्यादा है, लेकिन जो मोमेंटम है वो अब यहाँ पे लेस एक्यूरेट है, यानी कि उसके अंदर जो इनएक्यूरेसी है वो ज्यादा नहीं पाई जाती। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोगों ने टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी को देखा है, इसका रिलेशन देखें। पहले हमने जो मैम जी जी मैम आज के लिए इतना काफी है, जी, बस ये पोजीशन लास्ट एंड स्लाइड है, मोमेंटम यस रिलेशन। मैम, हमें फिर सारा मिक्स हो जाना है ये बस लास्ट थर्ड में। स्लाइड है।
मैम ये हम नेक्स्ट मैम टाइम ये देख नेक्स्ट लेंगे। टाइम कर लेंगे। ये बिल्कुल छोटा यस सा है, मैम। इसके अंदर कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ये आप सुन लें, खत्म करें टॉपिक को। इतना तो आज तो हमने से पढ़ा ही नहीं है, हमने तो आधा कल वाला मैम डिस्कस हमने किया। इतना पढ़ा है। चलो भाई कोई बात नहीं, बस ये लास्ट मैम स्लाइड। पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 1.5 घंटा जरूर बच जाता है। नहीं मतलब देखिए अभी आपको भी समझ टाइम नहीं हो आती गया। क्या? समझ नहीं आ रही? मैम अगर समझ आ रही है, टाइम हो गया ना नेक्स्ट क्लास का, बस तो हम देखिए, थक भी गए हैं अब। देखो मैंने अभी तो वैसे 10 मिनट रहते हैं और मैंने तो आपको ऑलरेडी 15 मिनट की ब्रेक दी थी, इज इट? चलो कोई बात नहीं, ये लास्ट चले स्लाइड है। मैम करवा ये लेंगे। लास्ट स्लाइड है, कोई बात नहीं मैम फिर। आगे 2 क्लासेस हैं अलग अलग टीचर की, उन्होंने रिलैक्सेशन ही देनी है। मैंने तो दी है ना। अब ये देखो कि मैं भी तो 8:30 से आपके साथ ही हूँ। चले मैम कर लेते हैं, लास्ट स्लाइड है, कुछ नहीं होता। हाँ देखा है, ये होता है कॉन्फिडेंस। गुड, इसको अब देख लेते मैम हैं। कॉन्फिडेंस का पता नहीं, लेकिन कुछ और जरूर। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। आप, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, नहीं समझ आया हम फिर देख लेंगे, लेकिन लास्ट स्लाइड है तो बेहतर है कि आप इसको देख लें। जैसे हमने मोमेंटम और पोजीशन अनसर्टेनिटी डिस्कस किया था, ऐसे टाइम एनर्जी है। मैम जी जी। मैम पीछे एट लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो आपने स्लाइड थी ना, वो दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, वो समझ नहीं आई है। लॉन्गर वेवलेंथ वाली, वेवलेंथ और पोजीशन का क्या रिलेशन है आपस में? दोनों इनवर्स रिलेशन में ही है मैम। वेवलेंथ और पोजीशन का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है। डायरेक्ट है। और वेवलेंथ और मोमेंटम का क्या रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ यूज कर रही हैं, ठीक है, उससे पोजीशन की अनसर्टेनिटी पे क्या इफेक्ट होगा? डायरेक्ट इफेक्ट है ना, यानी कि वो भी क्या होगा? जी ज्यादा। ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो चली गई है ज्यादा, उसके अंदर जो इनएक्यूरेसी है ज्यादा है। अब अगर हम इसको मोमेंटम की तरफ लेके जाएं, लॉन्गर वेवलेंथ का मोमेंटम पे इनवर्स इफेक्ट है, इज इट? तो इनवर्स इफेक्ट की वजह से वो लॉन्गर है, तो आपका जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे ही है, अनसर्टेनिटी कम होने का क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। समझ आई? जी मैम समझ आ गई। आ गई है। इसी तरह भाई ये टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी भी ऐसे ही है। हमारे पास एनर्जी की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम एनर्जी, E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं कि F हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? 1/λ या 1/t, टाइम के इनवर्स होती है और ये लैम्डा के इनवर्स होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? टाइम के साथ। अब आप ये देखें, जो वेवलेंथ का रिलेशन है एनर्जी के साथ, वो क्या है? एनर्जी के साथ जो रिलेशन है वेवलेंथ का, वो हमारे पास इनवर्स है, जबकि हमारे पास जो टाइम है या के साथ जो कि टाइम है वो किसके इक्वल है? वो 1/f के इक्वल। अगर f इक्वल है ना 1/t के, ठीक है, तो t किसके इक्वल होगा? 1/f के। टाइम और वेवलेंथ के दरमियान हमारे पास जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन इनवर्स है। तो अगर आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो एनर्जी उतनी ही क्या होगी? उसकी जो एक्यूरेसी है वो कम होगी। इसी तरह हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वहां पे जितनी आप ज्यादा करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी। मैम ये डेल ई और डेल टी ये क्या रिप्रेजेंट अच्छा कर रहे हैं? जो डेल ई है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी ऑफ एनर्जी, और जो डेल टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम। बेसिकली टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी हमें बताता क्या है? ये हमें बताता है कि अगर एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास कितनी एनर्जी है और कितने टाइम के लिए एनर्जी है, ये दोनों बातें हमें एक वक्त में पता नहीं चल सकती। जैसे हमने कहा था ना, हमें पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का एक वक्त पे नहीं पता चल सकता, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है
और उस पर्टिकुलर कितने वक्त के लिए उसके पास वो एनर्जी रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर या चेंज करता रहता है, कितनी एनर्जी थी और कितने वक्त के लिए उसने अपने पास वो एनर्जी रखी है, ये दोनों जो बातें हैं ये एक टाइम में आप लोग मेजर नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट है टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी का, ठीक है। इसी तरह ये कुछ बच्चे तो अभी आ रहे हैं क्लास में, जब हम जा रहे हैं तो जो टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी है इसमें हमें पता चल गया कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की और वो एनर्जी कितनी है और कितने टाइम के लिए है, ये एक अनसर्टेनिटी है इसके अंदर। इसी तरह आपको पता होना चाहिए एनर्जी और वेवलेंथ का जो सा है वो डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, सॉरी, ठीक है। क्योंकि होता है ना हमारे पास E इज इक्वल टू एच एफ, तो जो एच एफ होता है ना बेसिकली एफ हमारे पास होता है 1/λ। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ E इज इक्वल टू h/λ। तो लैम्डा और एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर आप शॉर्टर वेवलेंथ यूज करेंगे तो वहां पे जो एनर्जी है वो क्या होगी, उसकी इनएक्यूरेसी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप टाइम की बात करते हैं, टाइम और जो वेवलेंथ है उनके दरमियान रिलेशन डायरेक्ट है। अगर आप शॉर्टर वेवलेंथ यूज करेंगे तो वहां पे टाइम की जो इनएक्यूरेसी है वो कम होगी और एनर्जी की ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ यूज करेंगे तो एनर्जी की इनएक्यूरेसी कम होगी और टाइम की इनएक्यूरेसी ज्यादा होगी, ठीक है। इसको मजीद आप लोगों ने पढ़ना है, इसको देखिएगा, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग भी नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल है। मैम ये लास्ट ये लाइन में लिखा हुआ है, ये जो डेल्टा ई और डेल्टा टी इक्वल एच लिखा हुआ है, पीछे तो h/4 था, यहाँ पर अकेला h लिखा हुआ है, ऐसा ये क्यों है? बिल्कुल इसके आप h/4 ही है, ये इसमें लिखना है, ये थोड़ी गलत लिखा हुआ सेटिंग है। मैं कर दूंगी जी। ये h/4 है, जो प्रोडक्ट है ना हमेशा किसी भी अनसर्टेनिटी का वो इक्वल प्लांक्स कांस्टेंट के ही होगा, h/4 या h कट डिवाइडेड बाय 2 के। अगर मैं उसको जनरली समराइज करूं तो हम प्रोडक्ट इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम ऐसे भी कह देते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आपने प्लांक्स कांस्टेंट को डिवाइड करना है 4 से। बट और मैम मैम ये हमने तो ये फर्स्ट इक्वेशन से ड्राइव नहीं किया, E इज इक्वल टू एच एफ एफ की वैल्यू 1/t पुट की तो हमारे पास डेल्टा E डॉट डेल्टा यस t इज इक्वल मैम टू एच ऐसे आ गया। किए। क्या किया, सॉरी समझ नहीं आई। मैम वो हमारे पास प्लांक्स की इक्वेशन थी ना, E इज इक्वल टू एच एफ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/t है तो हमने पुट की है f की जगह 1/t पुट किया तो डेल्टा t जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, E डॉट t इज इक्वल टू h आ जाना है। तो देन हम h की यस जगह मैम। h/4 क्यों लगाएंगे? मैम ये तो हम प्लांक्स क्वांटम एनर्जी से ड्राइव कर रहे हैं ना, तो ये तो एज इट इज एच आ जाएगा, ये तो उसका एच है। बिल्कुल, मैं आपको ये कह रही हूँ कि टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है, देखो अगर आप यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात नहीं ना करोगे, यानी कि जो डेल्टा साइन नहीं है, फिर वो एच के इक्वल होगा। आप जैसे आप कह रहे हो E इज इक्वल टू एच एफ, ये जो है यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी की इक्वेशन नहीं है। अनसर्टेनिटी की इक्वेशन के साथ जब हमारा जो क्या है डेल्टा लगा है तो वो इक्वल, उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा h/4 या h/2। ये कंफर्म बात है। अगर अनसर्टेनिटी की बात नहीं हुई तो आप क्या करोगे, h यानी कि E इंटू टी इज इक्वल टू एच। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप कह रहे हो कि हमने h को सेपरेट आउट किया है प्लांक्स कांस्टेंट से, ठीक है। तो वहां पे तो हमारे पास उसकी वो वैल्यू नहीं है इनएक्यूरेसी की, वहां पे तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है कि अगर मैं एनर्जी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूं वो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। वो तो हमारी assumption है कि भाई इतनी एनर्जी है, इतना टाइम है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं इनएक्यूरेसी के, तो देखो वो इनएक्यूरेसी है ना, इनएक्यूरेसी का तो मतलब ही ये है कि उसके अंदर कुछ डाउट है। तो वो जो डाउट है वो सारा डाउट किस तरह क्लियर होगा, अगर आप प्लांक्स कांस्टेंट को एक कांस्टेंट यानी कि 4 से डिवाइड करोगे। आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इनएक्यूरेसी की बात करते हो ना, तो इनएक्यूरेसी का जो प्रोडक्ट है एनर्जी और टाइम का, वो अकेले प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, बल्कि वो इक्वल है h/4 के, या h कट रिड्यूस प्लांक्स डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। यस मैम, थैंक मुझे यू। ये चीज समझ नहीं आई कि E इज इक्वल टू hc/λ, ये कहाँ से आया है? E इज इक्वल टू hc/λ,
ये कहाँ जी से आ रहा लास्ट है? पे जो आपने लिखा है, हाय ये मतलब ऊपर से हम ड्राइव करें तो HC और लैम्डा हाँ कहाँ से हाँ आ मैं गया फिर? आपको बताती हूँ। बेसिकली जो सी ओवर लैम्डा होता है ना, ये हमारे पास होता है वेव नंबर। अगर आपको ये क्वांटम्स के रिलेशन याद हो, देखो जो यस मैम, वी फ्रीक्वेंसी इज है इक्वल टू उसको एफ हम इन लैम्डा। टर्म ऑफ वेव नंबर भी लिख सकते हैं, हम उसको इन टर्म ऑफ वेव लेंथ भी लिख सकते हैं। लैम्डा हमारे पास लेंथ होती है, वेव लेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/λ, यानी कि 1/वेव लेंथ। लेकिन अगर आप इसको वेव नंबर की सूरत में लिखते हो ना, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है सी ओवर लैम्डा। सी क्या होती है? ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को वेव लेंथ के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास वेव नंबर आ जाते हैं। तो ये इंटर कन्वर्टेबल रिलेशंस हैं। ये आप देख लें, ये बुक एफएससी की बुक में ना, ये अगर आप देखना चाहो वहां से देख सकते हैं। सिंपल रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का, वेव नंबर का। तो सी बाय लैम्डा बेसिकली हमारे पास वेव नंबर है। इसका मतलब यही है, या सी बाय लैम्डा लिख लो, या एफ लिख लो, या 1/λ लिख लो। इन तमाम की जो बात है वो एक ही है। इन सब की मैम जो मेरा वैल्यूज है क्वेश्चन वो है, इक्वल है। ठीक है। मैम वो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, सी ओवर लैम्डा की जगह एफ अगर लगा दें तो एफ की जगह हम 1/t पुट करेंगे, क्योंकि एफ इज इक्वल टू 1/t। अगर बिल्कुल। एफ की जगह 1/t पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू एच ओवर टी। एच E ओवर इज टी। इक्वल टू, यस मैम, मैम सी ओवर लैम्डा एफ के इक्वल हो गया ना, तो एफ हमने ऊपर कहा है कि एफ इज इक्वल टू 1/t। बिल्कुल ठीक है। यानी कि फिर तो टाइम और जो एनर्जी है ना, उनके दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा। तो यही यस हम मैम, ठीक कह ये रहे हैं। तो यहाँ पे मैम वो नीचे लिखा हुआ है बट एनर्जी हैज डायरेक्ट रिलेशन विद टाइम। एनर्जी हैज डायरेक्ट रिलेशन विद टाइम? नो नो, एनर्जी हैज वो इनवर्स लेकिन मैम रिलेशन विद लास्ट वेवलेंथ। लास्ट और उसके आगे मैम मैम बट अगर डायरेक्ट जैसे रिलेशन कह विद रहे हैं टाइम। वैसे करें फिर तो हमारा आता है, बट टाइम जो है वो तो फिर इनवर्स रिलेशन में चल जाता है। ये जो लाइन लिखी है ना, एनर्जी हैज रिलेशन विद वेवलेंथ, ठीक है, और मैम इसी के आगे बट बट डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन विद रिलेशन टाइम, विद टाइम। टाइम। तो मैम यहाँ पे इन्वर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ना वेवलेंथ का रिलेशन टाइम के साथ लिखा हुआ है। मतलब वो इस लाइन को आप कह लो कि लिखने में ऐसे लग रही है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, लेकिन वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है टाइम के साथ। यहाँ पे ये तो डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी के लिहाज से नहीं लिखा जा रहा। वेवलेंथ का यस मैम, वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है एनर्जी के साथ, बट डायरेक्ट रिलेशन है टाइम के साथ। मैम हम ये मैम कह लेकिन इस सकते हैं कि सेंटेंस की, एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ और हाँ इनवर्स रिलेशन है टाइम के साथ। हाँ बिल्कुल। वेवलेंथ का या एनर्जी का? अगर आप एनर्जी का रिलेशन देखोगे ना, एनर्जी का। हाँ जी बिल्कुल, एनर्जी का टाइम के साथ इनवर्स है, वेवलेंथ के साथ भी इनवर्स है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और टाइम का डायरेक्ट है। यस मैम, बट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो जो है वो रॉन्ग बन रहा है, इस वजह से मैम मैंने पूछा था। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको सेंटेंस की अच्छी बात है, आपने पूछ लिया, क्लियर हो गया। तो अगर इसको हम सेंटेंस को बदल देती हूँ, इसको मैं क्या लिखूं कि एनर्जी हैज इनवर्स रिलेशन विद वेवलेंथ, बट बट वेव, वेवलेंथ हैव डायरेक्ट रिलेशन विद टाइम। ठीक है, दोबारा वेवलेंथ लिख देना चाहिए। चलें ठीक है भाई, इसको हम एडिट कर यस मैम, लेते हैं। और कुछ? तो यस ये थैंक आपकी यू मैम। लास्ट ही स्लाइड है। ठीक है, यहाँ तक आपका खत्म हो जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइसेनबर्ग। अभी तक हम लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रम, बोहर एटॉमिक मॉडल और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर पढ़ लिया है। और आपको एक पता है, पता नहीं आपको साथ शेयर किया गया है कि नहीं, शायद आपके 14 दिसंबर से मिड स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी 2 से 3 टॉपिक और हैं और फिर ये आपका मिड का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक 3 टॉपिक्स आपके रह गए हैं मिड के सिलेबस के लिए। उसके बाद से मैम वो ऑनलाइन हो गए? हाँ जी, आपके जो मिड है ना वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, और जो आपके फाइनल है वो कैंपस में ही होंगे। और एक और बात है, आप लोगों ने ना अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है, जो आप लोगों ने जनवरी में सबमिट करवानी है। प्रैक्टिकल आपको हम लोग ऑनलाइन ही करवाएंगे। पहले भी हम परफॉर्म तो पहले भी नहीं कर रहे थे, वो भी आपको पता ही है।
आप लोगों ने समझ के लिखना ही था। आप चले यहाँ पे बेहतर ये है कि आपको कोई ना कोई वीडियो दिखाई जा सकती है, तो आप लोगों ने अपनी नोटबुक प्रिपेयर करनी है टाइम बाय टाइम, और आप लोगों ने जनवरी में सबमिट करवानी है। ओके, मैम फाइनल से पहले है फाइनल से पहले वो तो। मिड आपके ऑनलाइन होंगे, और ना उसकी जो एस्टिमेटेड डेट है वो 14 दिसंबर सॉरी दी गई है। तो उस लिहाज से अभी तक जितना हमने पढ़ लिया ये तो इंक्लूड है, इसके अलावा 2 से 3 टॉपिक, 3 है या 2 है मुझे कंफर्म नहीं पता, वो फिर आपका मिड का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, मैम तो वो ये आप एमसीक्यू वाइज होंगे या अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ? जी, एमसीक्यू वाइज होगा मिड या अभी कोई डिसाइड नहीं ये अभी हुआ? डिसाइड नहीं हुआ, ये अभी जरा थोड़ी कंस्पिरेंसी है, इसके अंदर भी अनसर्टेनिटी पाई जाती है, तो इंशाल्लाह वो आपके अच्छा साथ की जाएगी। ठीक है, चलें ठीक। चलें भाई, ठीक है, आपकी क्लास का भी टाइम हो गया। थैंक यू फॉर कमिंग, इसको पढ़िएगा, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।